दोस्तों, लीविंग द वर्ल्ड बिहाइंड ये एक नेटफ्लिक्स मूवी है जो 8 दिसंबर को रिलीज हुई है। इसे प्रोड्यूस करने वाला मिशेल ओबामा और बराक ओबामा भी है। इसलिए बहुत सारे लोग इसे बुरा कहने में हिचक रहे हैं, लेकिन मैं बिना हिचके आपको बता दूं, और वैसे भी मैं पहले 1 मिनट में ही रिव्यू के बता देता हूं कि मूवी अच्छी है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, मूवी एकदम बकवास है। भले ही इसके प्रोड्यूसर्स में मिशेल और बराक ओबामा हैं, ठीक है। भले ही इसे प्रोड्यूस, राइट और डायरेक्ट सैम इस्माइल ने किया है। सैम इस्माइल में भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, बट देखो अमेरिकन्स को ना ये एक गलत फहमी है कि जितने भी इमिग्रेंट्स है या फिर अगर मुस्लिम है तो कुछ तो बहुत अच्छा आदमी होगा यार, बहुत ही टैलेंटेड होगा। तो मेरा अमेरिकन से इतना ही कहना है, भाई देखो, टैलेंट बंदे में होता है। हर एक कम्युनिटी में कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। सैम इस्माइल बिल्कुल भी टैलेंटेड बंदा है नहीं। केवल वो मुसलमान है या केवल इमिग्रेंट होगा शायद, पता नहीं, इसके वजह, या मुसलमान है भी या नहीं पता नहीं यार, कुछ फेक मुस्लिम्स भी होते हैं। अब केवल इस्माइल उसके नाम में है, इसके वजह से वो टैलेंटेड है, ये मानना गलत है। ओबामा के बारे में आपको जो भी लगता होगा, लेकिन हर एक आदमी ओबामा नहीं होता। और मुझे तो आश्चर्य है कि ओबामा ने इसे प्रोड्यूस क्यों किया। यार क्या बकवास कर रहे हो आप। के करियर के बाद अभी आप सिंपल सीधे रहो, अगर बिना कोई कंट्रोवर्सी के रहो, तब भी बहुत अच्छी बात है। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट्स दैट अमेरिका हैज गॉट। अब आपको केवल शांत रहना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हो यार? आपके रिटायरमेंट लाइफ को जीना है या नहीं है अच्छे से? ये क्या बकवास कर रहे हो? बिना बिना मतलब की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। और ये मूवी ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लायक भी नहीं है, बाय द वे। ये मूवी एकदम ही बकवास है। तो अब तक मेरा रिव्यू में आपको बता दे रहा हूं कि ये मूवी एकदम बकवास है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है आउट ऑफ 10। आप अगर रॉटन टोमेटोज देखते हो तो रॉटन टोमेटोज भी एक रिव्यू करता है हर एक मूवी का, तो उसके टोमेटो मीटर के हिसाब से 75% रेटिंग है, लेकिन इसके ऑडियंस स्कोर है केवल 35% रॉटन टोमेटोज के ऊपर भी। तो किसी भी रेटिंग एजेंसी को आप देख लीजिए, इस मूवी को बकवास ही बताया गया है। लेकिन कुछ रिव्यूअर्स इस मूवी को बड़ा अच्छा बता रहे हैं। खास तौर पे वो रिव्यूअर्स जो ओबामा के फैन होंगे, जो थोड़े डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ होंगे, जो मेरे जैसे लेफ्ट लिबरल्स होंगे। लेकिन भाई मैं वाकई लेफ्ट हूँ। सो इफ आई एम रियली लेफ्ट, आई विल से कि हर एक कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। मैं केवल उसका सरनेम देखकर उसे जज नहीं करूंगा। मैं केवल ओबामा ने सपोर्ट किया इसके लिए मैं मूवी को अच्छा नहीं कहूंगा। अगर मूवी अच्छी है तो मैं वाकई अच्छा कहूंगा, लेकिन ये मूवी एकदम बकवास है। अब ये मूवी क्यों बकवास है, ये मैं इसके आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब तक मैंने आपको कोई स्पॉयलर्स नहीं दिए, मैंने केवल रिव्यू दिया। पहले 3 मिनट खत्म हो चुके हैं जब मैंने केवल रिव्यू दिया है। इसके आगे का वीडियो भर भर के स्पॉयलर्स के साथ होगा। मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि मूवी में क्या क्या गलत है। इसलिए अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो ये वीडियो यहीं पे आप रोक सकते हो। तो दोस्तों, जिन्हें स्पॉयलर्स चाहिए या जो खुले दिमाग से अब सोचना चाहते हैं कि ये मूवी क्यों अच्छी है या क्यों बुरी है, इनके लिए आगे का वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें पहली बात जो मुझे बुरी लगी वो ये है कि इसकी कोई खास स्टोरी है ही नहीं। इसमें स्पेक्यूलेशन के ऊपर पूरी मूवी बनी है, ठीक है। स्टोरी आप इमेजिन करते हो, वो स्टोरी लिखने तक की जहमत नहीं उठाई है सैम इस्माइल ने, ठीक है। पूरी की पूरी स्टोरी इमेजिन आप कर रहे हो एज एन ऑडियंस। उसने कुछ भी नहीं लिखा है, वो सिर्फ पत्थर फेंकता है और वो सोचता है कि इससे रिपल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। यानी पहले वो बताता है आपको कि देखो यार, ये शायद एक साइबर अटैक हो जाए। आप सोचते हो कि हाँ यार, साइबर अटैक हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता। आपने भी तो डाई हार्ड देखी है जिसमें साइबर अटैक दिखाया हुआ है, फायर वॉल, वो क्या भी, फायर स्टॉर्म दिखाया है उसमें। आप उस हिसाब से इमेजिन करने लगते हो। फिर वो बोलता है कि नहीं यार, ये तो एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर होगा, ये तो एक सिविल वॉर होगा, ये तो यार देखो यार, इसमें तो बॉय वेपन्स है, जिसमें यार एक आवाज आती है, वो आवाज कहाँ से आ रही है पता नहीं है यार। उसके बाद में यार कोई बग आपको बाइट कर देता है, शायद आपके दांत दांत गिर जाते हैं यार। अरे कितनी सारी स्टोरीज एक दूसरे में डाल दी आपने, कितने सारे शक डाल दिए हैं, कंफ्यूज कर दी है पूरी स्टोरी। और आखिर में इनमें से कौन सा सही है ये भी नहीं बताया है। अब इनमें से हर एक चीज एक्चुअली सही नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूं। इसमें से हर एक चीज को मैं डिबंक करता हूं अभी। सबसे पहली बात वो एरोप्लेन वाली बात। एरोप्लेन से कुछ पर्चे गिरते हैं,
आवाजें आ रही है तो लोग इमेजिन कर रहे हैं कि एरोप्लेन से ही तो आवाजें आ रही होगी। ठीक है, अब मैं सबसे पहली बात बताऊं आपको, यूएस की एयर स्पेस ब्रीच करना इतना आसान है क्या कि यूएस की एयर स्पेस आपने ब्रीच कर दी? दूसरी बात, आपको अगर हर एक गांव में, हर एक, ये गांव दिखाया हुआ है, हर एक गांव में, हर एक छोटे से छोटे हिस्से में यूएस के, अगर आपको ये नॉइज, ये सायरन अगर चलाना है, जो कि शायद आपका बायो वेपन होगा, ओके, तो मुझे बताइए कि आपको कितने सारे एरोप्लेन्स लगेंगे? इतने सारे एरोप्लेन्स यूएस के एयर स्पेस को ब्रीच करके आ गए। एक तो इतने सारे एरोप्लेन आपके पास आए कहां से? सबसे पहली बात, कोई रिचेस्ट से रिचेस्ट कंट्री ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकती। या आप अगर बहुत सारी कंट्री साथ में आके यूएस के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तब भी इतना फंडिंग कैसे आ गया? इससे तो बेटर है एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देते यार। ठीक है, दूसरी बात, ये मान लेते हैं कि चलो यार, इस वजह से हो सकता है कि एरोप्लेन से आप आवाज कर रहे हो और इसकी वजह से ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यूएस में एक बायो वेपन है ये, जिसके वजह से ना लोगों के दांत गिर रहे हैं। तो यार दांत इसमें एक ही कैरेक्टर के गिरे, बाकी किसी के तो गिरे नहीं यार। जूलिया रॉबर्ट्स के नहीं गिरे, उसके हस्बैंड के नहीं गिरे, वो जो हाउस का ओनर होता है उसके नहीं गिरे, वो हाउस ओनर की जो बेटी होती है उसके नहीं गिरे। अच्छा, जिसके गिरे उसके छोटे बहन के भी नहीं गिरे यार दांत, वो तो उससे छोटी होती है ना, तो डिफेंस तो उनका, यानी जो एंड्योरेंस होता है, जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो तो छोटे बच्चों का ज्यादा वीक होता है ना एज कम्पेयर टू यू। तो यार आपके छोटे बहन को कुछ नहीं हुआ उस आवाज से, लेकिन आपको हो गया। कितना अजीबोगरीब स्टोरी है यार, कैसे हो सकता है? यानी थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि क्या बकवास स्टोरी बनाई है ना? केवल सैम इस्माइल है इसका मतलब आप किसी किसी भी चीज को मान लोगे यार। आई डी नॉट लाइक इट एट ऑल। तो पहले तो वो थियरी मैंने डिबंक कर दी आपकी, कि वो एरोप्लेन वाली थियरी, और बापा बापा उसके दांत क्यों गिरे रे, अरे बकवास स्टोरी है, इसका कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, अब चलो आते हैं दूसरे चीज के ऊपर, कि वो पर्चे क्यों गिरे, है ना? और वो पर्चे अलग अलग लैंग्वेजेस में गिरते हैं। एक मुस्लिम लैंग्वेज में, अरेबिक में गिरता है, और दूसरा शायद कोरियन लैंग्वेज में गिरता है, या रशियन लैंग्वेज में गिरता है, ऐसा कुछ। यानी हर एक लैंग्वेज में एरोप्लेन से पर्चे गिराए जा रहे हैं। अब देखो यार, इस थियरी में फिर से मेरा वही प्रॉब्लम है, एक तो यूएस एयर स्पेस आपने ब्रीच करी, दूसरी बात की पर्चे आपने हर एक गांव गांव में बंटवा दिए, तो इसका मतलब कितने पर्चे डाले यार? ये पर्चे पर्चे वाला सिस्टम कब चलता था मैं बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 में जब किसी सिटी को बॉम्ब करना होता था, तो उससे पहले वार्निंग दी जाती थी कि देखो भैया हम बॉम्ब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक सिटी में किया जाता है। यहाँ पे तो एक गांव देहात में बता दिया कि अरे यार यहाँ पे भी पर्चे बट रहे हैं ऐसे ही। अरे जहां पर्चे गिरे वो प्लेन देखो आप, वो वर्ल्ड वॉर 2 का भी प्लेन नहीं लग रहा था, वो ऐसा प्लेन लग रहा था जो क्रॉप डस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और उससे आप पर्चे गिरा रहे हो। ऐसे क्रॉप डस्टिंग वाले कितने प्लेन्स है जी आपके पास? और ये क्रॉप डस्टिंग वाले प्लेन्स क्या यूएस तक आ सकते हैं? क्योंकि आप अगर एक बहुत बड़ी सत्ता हो तो आप मेक्सिको वाले तो हो नहीं कि आप यूएस के सॉइल के बिल्कुल पास में हो। और ये शायद न्यूयॉर्क के पास दिखाया गया है, तो अगर मेक्सिको से भी आप आए हो तो मेक्सिको से न्यूयॉर्क के क्रॉप डस्टिंग वाले प्लेन से आए आप पर्चे लेकर? क्या बकवास स्टोरी है यार, कितने प्लेन होंगे ऐसे? और ये आप अटलांटिक ओशन को पार करके, पैसिफिक ओशन को पार करके तो आ ही नहीं सकते। क्लोजेस्ट आपका हो सकता है यार क्यूबा या मेक्सिको से आए होंगे। यूएस के एयर सिक्योरिटी ने आपको डिटेक्ट नहीं किया, आप क्रॉप डस्टिंग प्लेन से आ गए, ओके, और आप न्यूयॉर्क तक चले गए ये फालतू प्लेन से। इतना चलता है आपका प्लेन? इतने किलोमीटर जा सकता है? क्या बकवास स्टोरी बनाते हो यार, इससे बेटर तो इंडिया में स्टोरीज बनती है। तो ये है बिल्कुल, यानी भेजा भेजा फ्राई काइंड ऑफ अ मूवी है। मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, सो बिल्कुल भेजा फ्राई स्टोरी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया स्टोरी में। अब आते हैं, यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाले जो थियरी है, मुझे ये थियरी बिल्कुल ही हजम नहीं हुई। अगर आपको हजम हुई तो मुझे बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज के ऊपर, कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अगर है भी, और आपने टीवी को बंद कर दिया, आपने सैटेलाइट को बंद कर दिया यूएस जैसे कंट्री में, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में फोर फ्रंट पे है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती क्या है ये यूएस ने दुनिया को दिखाया। आपने देखा होगा कि इराक वॉर में सद्दाम हुसैन को डिफेम करने वाला यूएस था, ठीक है, और आप उससे ज्यादा, यानी
अब यार फिर से मुझे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, लेकिन आप बाप को होशियारी मत सिखाया करो। जो कंट्री इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बाप है, उस कंट्री में जाकर आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलोगे। चलो चलो मान लेते हैं कि आपने खेला, ठीक है, लेकिन इसमें ये भी एक थियरी अब क्यों गलत है मैं बताता हूँ। आप कह रहे हो कि इंफॉर्मेशंस बंद हो गई है सारी मिलना आपको, क्योंकि आपने मीडिया को ही बंद कर दिया, है ना? लेकिन फिर बीच-बीच में रिसेप्शन आता है आपके फ़ोन पे, ठीक है? यानी नेटवर्क रिस्टोर होता है और उस समय आपको झट से आरएसएस फीड्स कुछ तो मिल जाएँगे जिससे आपको न्यूज़ मिलेगी, ठीक है? चलो मान लेते हैं इसे थोड़ा यानी हज़म करने में मुश्किल है, लेकिन मैं हाजमोला खाकर इसे हज़म कर लूँगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं। लेकिन यार उसके बाद में मुझे बताइए कि इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, इसके वजह से सिटीज़न्स ऑफ द कंट्री क्यों एक-दूसरे से लड़ने लग जाएँगे? अगर ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, अगर सब मान लीजिए कि कोई होप नहीं है, देयर इज़ अ केओस वगैरह, क्यों? क्यों एक-दूसरे से झगड़ने लगेंगे लोग? अब इसमें लॉजिक ये दिया गया है कि देखो कोविड के दौरान भी तो ऐसा ही हुआ था। कोविड के दौरान कोई यानी एपोकैलिप्टिक सिचुएशन आ गई थी, तो देखो अमेरिकन्स ने कैसे रिएक्ट किया था। वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाकर ये वो जो है ना टॉयलेट पेपर की किल्लत पड़ गई थी, तो कैसे कर रहे थे ये लोग। देखो, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जब सेल सेल होता है, ब्लैक फ्राइडे सेल, उस समय भी कैसे रिएक्ट करते हैं ये लोग। तो ये क्यों नहीं केओटिक सोसाइटी बनेंगे? अरे भाई केओटिक सोसाइटी तब बनेगा ना जब तुम कोई आग लगाओगे। अब जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर में आग लगी थी, इसके वजह से केओस हुआ था। ट्रम्प को जब निकाला गया, यानी जब निकाला गया या वो हार गया, पता नहीं वो क्या हुआ उसका, लेकिन ट्रम्प जब ऑफिस से निकला उस समय केओस हुआ था। रीजन था ना कोई ना कोई। यहाँ रीजन क्या था यार? अबे कोई तो रीजन दो यार, ऐसे ही कोई सोसाइटी केओस में जाएगी क्या? कुछ तो रीजन दो ना। कुछ तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का क्या मतलब है? इन्फॉर्मेशन ना पहुंचने देना ये, या इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचाना और इसके वजह से लोगों को भड़काना, दैट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, है ना? तो इसमें दो समुदायों को आपने भड़काया नहीं, किसी भी तरीके से आपने अमेरिका में सिविल वॉर हो जाए, इग्नाइट हो जाए, इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करा, ठीक है? और आप फिर भी इमेजिन कर रहे हो कि अमेरिका जैसा देश सिविल वॉर में चला जाएगा, क्योंकि ये तो देश ही ऐसा बना है जी जो बहुत ज्यादा केओटिक है। ऐसा नहीं होता सर। आपको एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, वहां तक बात ठीक है, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन भी तो देनी पड़ेगी ना, आग भी तो लगानी पड़ेगी ना, तब जाके सोसाइटी सुलगेगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया है इसमें। तो ये भी एक फालतू लॉजिक दिया है। अब पता नहीं कि ये नॉवेल में कम से कम ठीक से दिया है या नहीं, लेकिन मूवी में तो बहुत ही बकवास लॉजिक लगा मुझे। सो दैट इज अनदर लॉजिक दैट आई हैव डिबंक्ड। अब कौन सा लॉजिक बचा है इसमें? हाँ, चलो अब वो जो हाउस का ओनर है, वो बड़ा ही ना सीक्रेटिव बंदा लगता है। ऐसा लगता है कि यार इसके कैरेक्टर में ना बहुत बात ज्यादा सस्पेंस है, ये क्या है यही आपको पता नहीं है। आखिर तक आपको पता चला गया वो कौन है? मुझे तो नहीं पता चला, ठीक है? व्हाट इज हिज लाइन ऑफ वर्क? वो लाइन ऑफ वर्क के ऊपर बहुत बोला है। इन माय लाइन ऑफ वर्क ना ऐसा होता है, इन माय लाइन ऑफ वर्क ना हम लोग देखते हैं भाई, सिग्नल देखते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में वो देखते हैं। अरे भाई तू काम क्या करता है आखिर तक नहीं पता चला। इसकी बीवी क्या काम करती है आखिर तक नहीं पता चला। वो मोरक्को में क्यों फंसी हुई है, मोरक्को गई क्यों, नहीं पता चला जी। आपको कुछ भी नहीं पता चलता है किसी भी कैरेक्टर के बारे में, ठीक है? कैरेक्टराइजेशन केवल एक बंदे का मुझे अच्छा लगा, और वो है जूलिया रॉबर्ट्स के बेटे का, जिसके दांत गिरते हैं ना उसका। वो सही लगा मुझे, उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा, लेकिन ये लॉजिक भी ना तुक्के से आ गया। ये सैम इस्माइल का दिमाग लगता नहीं है उसके। उसके बाकी मूवी को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सैम इस्माइल ने दिमाग लगाकर कुछ किया होगा, ठीक है? उसका लॉजिक मुझे एक अच्छा ये लगा कि ये जो जूलिया रॉबर्ट्स का जो बेटा होता है जिसके दांत गिरते हैं, वो बहुत ही इनडिफरेंट बताया है। दुनिया जहान में क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे केवल अपने लाइफ से मतलब होता है। उसके लाइफ में केवल एक इंसिडेंट हुआ है जी, इतना पूरा एपोकैलिप्स हो गया लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ, और वो जब हाउस ओनर आया तो उसकी बेटी उसके साथ आई, और इससे उसका दिन बन गया, ठीक है? उसे केवल उस लड़की से मतलब है, उसे केवल अपने लाइफ से मतलब है। और आखिर में इस पूरे एपोकैलिप्टिक सिचुएशन में केवल उसी के दांत गिरे, केवल उसी का लाइफ खराब हुआ, ऐसा दिखाया हुआ है।
तो एक सटल मैसेज ऐसा लगता है और लोग कह रहे हैं कि ऐसा मैसेज है उसमें। मुझे नहीं लगता कि सैम इस्माइल का दिमाग इतना चलेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं यार कुछ तो किया होगा, तो मास्टर स्ट्रोक होगा इसमें। तो मास्टर स्ट्रोक इसमें लोग ये ढूंढ रहे हैं कि देखो यार आज का समाज भी तो ऐसा ही है, आजकल के युवा भी तो ऐसे ही है। वो बिल्कुल दुनिया जहान अगर खत्म हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उनकी लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा तब उन्हें पता चलेगा कि आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करनी चाहिए थी, आपने डोनाल्ड ट्रंप को रोकना चाहिए था, या जो भी जो बाइडेन को जो रोकना चाहिए था, जिसे भी रोकना चाहिए था। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग पॉलिटिकल, लेकिन इनका मतलब यही है कि जब कोई बड़ी घटना होती है, मान लीजिए जैसे क्राइमिया के ऊपर पुतिन ने हमला किया, तभी उसे रोक देते तो यूक्रेन के ऊपर पूरे यूक्रेन के ऊपर वो हमला नहीं करता, है ना। और अगर यूक्रेन के वक्त ही रोक देते तो शायद इसके आगे वो जहां जहां पे हमला करेगा वहां वहां पे नहीं होगा, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि तुम यू अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये उनका कहना है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये मैसेज था इस मूवी में। ये अब लोग मास्टर स्ट्रोक उसमें ढूंढ रहे हैं। सैम इस्माइल का दिमाग इतना चलेगा ऐसा मुझे लगता है, बाकी की मूवी देखकर मुझे लगता ही नहीं कि इतना दिमाग वाला डायरेक्टर होगा कि जिसने इतना सटल मैसेज उसमें डाल के रखा है। अब दूसरी बात, इसमें ना बकवास कितनी की हुई है उस मूवी में, ये मैं बताता हूँ। देखो, पब्लिसिटी हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन द वे इन विच यू पब्लिसाइज अ मूवी, आई डू नॉट लाइक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बराक और मिशेल ओबामा को इन्होंने यूज किया है, ठीक है, केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया है। वो प्रोड्यूसर्स केवल इसी के लिए है ताकि आप पब्लिसाइज कर पाओ इस मूवी को। दूसरी बात, आपने रेसिज्म का जो एंगल डाला है इसमें, यानी जूलिया रॉबर्ट्स एक कोकेशियन फैमिली है, यानी अब कहना नहीं चाहिए लेकिन व्हाइट फैमिली है, व्हाइट और ब्लैक वर्ड के जगह पे वो नेटिव और जो भी है अफ्रीकन अमेरिकन ऐसा बोलते हैं वहां पे, या पीपल ऑफ कलर कहते हैं। बट मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ, एक व्हाइट फैमिली दिखाई है और एक ब्लैक फैमिली दिखाई है। तो ये जो रेसिज्म वाला तड़का आपने लगाया है, इसका बिल्कुल भी कोई इस्तेमाल, कोई भी यानी मतलब नहीं था। ये केवल आपको पब्लिसिटी बटोरनी थी, इसलिए। तो दो चीजों से आपने पब्लिसिटी बटोरी, एक बराक ओबामा का नाम इस्तेमाल करके, मिशेल ओबामा का नाम इस्तेमाल करके। दूसरी पब्लिसिटी आपने रेसिज्म का फालतू का तड़का, बिना मतलब का तड़का आपने उसमें लगा दिया, इससे आपने पब्लिसिटी बटोरी। तीसरी आप पब्लिसिटी कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट से लेना चाहते हो, आप कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट को चिमटी काटना चाहते हो। कैसे? तो आपने एक सीन में अमेरिका का मैप दिखता है, उसमें एक क्यूआर कोड डाल दिया, हिडन क्यूआर कोड। तो लोग उसकी भी बात कर रहे हैं। अरे क्या बकवास किया यार। अब वो क्यूआर कोड कहाँ पे डायरेक्ट करता है पता है? एक पार्क है जो बहुत वर्षों पहले बंद हो चुका है अमेरिका में। अब उस पार्क की क्या सच्चाई है? चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे क्या बकवास कर रहे हो, उस पार्क का कोई लेना देना है नहीं, एकदम बकवास सा एक हिंट दे दिया आपने। और उस हिंट के बेसिस पे अब आपको ऐसा अपेक्षित है कि कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कम से कम इस स्टोरी को उठा लेंगे, इस मूवी को उठा लेंगे और उसे पब्लिसाइज करेंगे। बकवास आइडिया है। और अगर इस तरीके से प्रमोट होती है भाई आपकी मूवीज, तो मुझे बिल्कुल यानी दया आती है अमेरिकन सोसाइटी पे। ये क्या कर रहे हो यार? यू कैन मेक ग्रेट मूवीज, यू आर द बेस्ट कंट्री इवन टुडे। आप पिछले पूरे दशक में बहुत यानी वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड रहे हो, और आपको ऐसी मूवीज बनाने की आज जरूरत पड़ रही है। आप इतना रेसिज्म के ऊपर खेल रहे हो यार, ये क्या बकवास करते हो आप? यानी हैव सम कुछ तो गैरत रखो यार अपनी। तुम अमेरिकन्स हो यार, वी लुक अप टू यू बाय द वे। और तुम ऐसे फालतू चीजें करते हो, देन वी स्टार्ट फीलिंग कि यार तुमसे तो नहीं हो पाएगा, वी आर फार बेटर देन यू। हमारे यहाँ ऐसी मूवीज नहीं बनती यार, हमारी प्रमोशन पॉलिसीज इतनी खराब नहीं होती है जिस फालतू आधार के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मूवी प्रमोट होगी। और ये मूवी मैं आज कह रहा हूं, आज की क्या तारीख है? आई थिंक इट मस्ट बी 15th। सो 8 तारीख को रिलीज हुई है मूवी। मैं आज कह रहा हूं ये मूवी एकदम फ्लॉप है, ठीक है। भले नेटफ्लिक्स का हाथ इसके पीछे होगा, इट्स अ नेटफ्लिक्स फिल्म। भले ही बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, हो सकता है पूरी डेमोक्रेट पार्टी इसे सपोर्ट कर दे, पूरे डेमोक्रेट पार्टी के वोटर्स इसे सपोर्ट कर दे, फिर भी ये मूवी एकदम बकवास है, ये नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा रिव्यू। मैंने एक एक चीज आपको ओपन करके बता दी, और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है भाई। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अरे हिडन कोड है, बकवास कोड है। इसको स्टोरी बोल नहीं सकते यार।
ये यानी स्टोरी बना नहीं सकता था आदमी, कुछ भी बना दिया यार आपने, यानी हाउ मच डिस्कनेक्टेड इट इज। कोई एक एक भी चीज का कोई लॉजिकल एंडिंग नहीं है, लॉजिकल एंडिंग तो छोड़ दो यार, लॉजिक ही नहीं है किसी चीज में, ऐसे ही कुछ तो। हाँ, एक और इलॉजिकल चीज आपको बताता हूं, हरिन, डियर। तो ये जो हिरन होते हैं, ये नॉर्मली आपने देखा होगा कि हिरन आदमी से डरते हैं, है ना। तो आप अगर जंगल सफारी में जाओगे ना, हिरन आपसे डरकर चले जाएंगे, तो इसके लिए आपको छुप कर देखना पड़ता है हिरन की एक्टिविटीज, है ना। लेकिन इस मूवी में ऐसा दिखा है कि हिरन ऐसे ही दौड़े जा रहे हैं, यानी वो अब आदमियों से, इंसानों से डरना बंद कर दिया उन्होंने। फिर अचानक से एक सीन ऐसा दिखाया है कि ये जो हाउस ओनर की बेटी होती है, इसके तरफ हिरन आने लगते हैं, बहुत सारे हिरन आने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे हर्ड आता है बिल्कुल हिरनों का। ऐसे ही जूलिया रॉबर्ट्स के बेटी की तरफ भी पूरा ऐसा है, उसके तरफ देखते हुए बहुत सारे हिरन उसके पास तो नहीं आते, लेकिन उसे देखते हैं दूर से। तो ये लोग अब, यानी हिरन जो है, ये हिरन प्रजाति अभी इंसानों से डरना बंद कर दिया उन्होंने। चलो वहां तक बात समझ आती है। लेकिन उसके बाद में जब ये हिरन सारे उस ओनर की बेटी की तरफ आने लगते हैं, तो उसके बाद में फिर जूलिया रॉबर्ट्स को ऐसा लगता है कि अरे यार उसके ऊपर अटैक हो जाएगा, फिर उसकी इंसानियत जागती है, और फिर वो ऐसे हा 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 करके, उसे आवाज करके उन हिरनों को भगा देती है वहां से। अब भगा देती है तो ये सारे के सारे हिरन अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लगता है। ये अजीब इसलिए लगता है कि अलग अलग डायरेक्शन में कोई भी जानवर तब भागेंगे ना, जब उस एक चीज से वो बहुत डर जाते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर ये इंसानों से डरना इन्होंने बंद कर दिया है ड्यू टू सम बायोलॉजिकल वेपन, जो कि अजीब सी बात है, और वो भी केवल साउंड इंड्यूस्ड बायोलॉजिकल वेपन, जो एरोप्लेन से आप आवाज क्रिएट कर रहे हो, इसके वजह से उनके ऊपर ऐसा फर्क पड़ा है उनके बिहेवियर में, तो मान लेते हैं यार ये, जो कि एक बहुत ही फारफेच्ड आइडिया है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर इंसानों से डरना बंद कर दिया है, तो जूलिया रॉबर्ट से डरे क्यों, और इस हद तक डर गए कि सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। ये हिरन एक हर्ड में रहने वाला प्रजाति है, ये नॉर्मली एक साथ झुंड में भागते हैं। आपने देखा होगा एनिमल प्लेनेट के ऊपर, नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर, जब भी आपने हंटिंग के सीन्स देखे होंगे कि हिरन को जब कोई कार्निवोरस एनिमल हंट करता है, कोई चीता हंट कर रहा है, कोई लायन हंट कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि ये सारे एक साथ एक झुंड में भागते हैं, है ना। हिरन भी झुंड में भागेगा, लेकिन ये सारे के सारे अलग अलग भागने लग गए यार। अबे क्या बकवास बना रहे हो यार, यानी देखो पैसा है इसका मतलब कुछ भी मूवी बनाओगे क्या यार। कुछ तो लॉजिक रखो यार, कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करो। तो इसका कोई भी मुझे एक फंडा बता दो जो इस मूवी में अच्छा दिखा है। सिविल वॉर का फंडा भी बकवास दिखा, हर एक चीज में, यानी अब मैं अच्छी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ इसलिए, लेकिन मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है इस मूवी का रिव्यू करते हुए अच्छे भाषा की बात करते हुए, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म। और केवल ओबामा, मिशेल ओबामा एंड बराक ओबामा इसके प्रोड्यूसर्स है, इसके लिए इसे क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री के लिए खराब है, मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग के लिए बहुत खराब चीज है। यू शुड बी क्रिटिसाइजिंग बैड मूवीज। अब फाइनल चीज के आप ऊपर आते हैं कि वाई शुड यू बी क्रिटिसाइजिंग द बैड मूवीज। देखो, you should always be criticizing what is bad and you should always be appreciating what is good। एक एग्जांपल देता हूं, देखो अगर आप कंगना रनौत के फैन हो, अगर आप राइट विंगर हो, मोदी फैन हो, तो कंगना की हर एक मूवी को अच्छा बोलने की जरूरत है नहीं। उनकी मणिकर्णिका वाकई अच्छी मूवी थी, तन्नू वेड्स मनु पूरी सीरीज बहुत जबरदस्त थी, उस समय उनकी तारीफ करनी चाहिए थी। लेकिन तेजस की तारीफ करने में कोई पॉइंट नहीं, केवल देशभक्ति के ऊपर मूवी बनाई है, इस बेसिस के ऊपर अगर आप रिव्यू करने लगे तो फिर देशभक्ति का केवल टाइटल लेकर खराब से खराब मूवी बनाई जा सकती है। ये इंडस्ट्री के लिए खराब है। और मैं केवल इनका नाम नहीं लेना चाहता, चलो मैं तापसी पन्नू का भी नाम लेता हूँ, ठीक है, वो थोड़ी सी लेफ्ट विंगर आप मानते हो, है ना। तो कंगना रनौत के अगेंस्ट में इनका नाम लेता हूँ, या फिर दीपिका पादुकोण का नाम लेता हूँ, ठीक है। अब तापसी पन्नू की भी अच्छी मूवीज थी, जैसे नाम शबाना वाज अ ग्रेट मूवी, उसको आपने अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन दोबारा मूवी, बकवास मूवी, एकदम बकवास मूवी। इसके आगे तो इनकी मूवीज मुझे तो याद भी नहीं आ रहे कि कुछ मूवीज बनाई उन्होंने। तो तापसी पन्नू के हर एक मूवी को अच्छा कहना ये भी गलत है, ठीक है। जब अच्छा काम करती है तब उसको अच्छा बोलो, जब बुरा काम करती है तो बुरा बोलो। वैसे ही
केवल इस मूवी को इसलिए नहीं अच्छा बोलना चाहिए कि बराक मिशेल ओबामा इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, थोड़ी सी लेफ्ट लीनिंग लाइन है, इसमें इमिग्रेंट्स के बारे में बताया गया है, या फिर इसका राइटर डायरेक्टर शायद मुसलमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं क्या है ठीक है, तो इसके वजह से केवल इसे अच्छा कहना ये मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, मूवी एकदम बकवास है, तुम बकवास बोलो इसे। ठीक है, और अगर अच्छी मूवी बनती है जैसे सेरेना विलियम्स के ऊपर बनी थी विल स्मिथ वाली मूवी, वो भी तो आप कह सकते हो ना कि अच्छी मूवी है। चलो उसमें भी तो रेसिज्म बताया गया था, लेकिन वो सही बताया गया था। उसमें सही यानी हर एक चीज उसकी सही नहीं थी, लेकिन चलो मूवी अच्छी थी। तो उस मूवी को भले वो भी रेसिज्म के ऊपर बेस्ड है, तो इस मूवी को आप अच्छा बोलो ना यार। आई विल लाइक टू से कि हाँ ये मूवी काफी अच्छी थी, है ना। क्योंकि या फिर कोलोनियलिज्म के ऊपर ही अगर आपको कटाक्ष करना है तो अपने घर में बनी हुई मूवी देख लो ना, या गांधी देख लो यार, दैट्स अ ग्रेट मूवी ऑन कोलोनियलिज्म। अगर आपको कोलोनियलिज्म को अपोज ही करना है तो फिर इन मूवीज को प्रमोट करो ना जो वाकई अच्छी हैं। इन मूवीज को क्यों प्रमोट करते हो जो बिल्कुल बकवास बनी हुई है? इससे इंडस्ट्री खराब होती है, इससे पूरी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री पूरी यानी आप अच्छी मूवी देख नहीं पाओगे। फिर आपको केवल कुछ भी अगर देशभक्ति पे दिखा दिया, कुछ भी अगर रेसिज्म के अगेंस्ट बता दिया, तो बस वो एक तमगा मिल गया उस मूवी को। फिर मूवी कितनी भी बकवास बनाओ आप शायद चला लोगे उस मूवी को, राइट। तो ऐसा मत कीजिए। अगर मूवी खराब है तो मूवी खराब ही है, ठीक है। सो दैट वाज माय एंटायर रिव्यू। अगर आपको इसमें कोई भी करेक्शन लगता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय श्री राम। ये है अमित शिरासा और आप देख रहे हैं फिल्म रिव्यू।